फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो कि रेडियो एक्टिविटी, जिसको हिंदी में रेडियो सक्रियता बोला जाता है, ये क्लास आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों, जो प्रीवियस क्लास जो हुआ था ना, जो विवेक सर क्लासेस ले रहे थे केमिस्ट्री में आपको जो है ना बिहेवियर ऑफ गैसेज जो विवेक सर करवाए थे, गैसों का आचरण, उसका थ्योरी हो चुका था। लेकिन थ्योरी हो जाने के बाद उसका न्यूमेरिकल और क्वेश्चन कराना बाकी है। तो नेक्स्ट डे जो होगा ना, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन विवेक सर के द्वारा करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। आज किसी कारणवश जो है वो क्लासेस नहीं ले पाए, इसी वजह से मैं जो है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का जो पूरा जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वैसे भी पहले भी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस कंटिन्यू करवाता था, न्यूमेरिकल वगैरह क्लासेस भी करवाता था, लेकिन विवेक सर जब बीच में आ गए थे तो इसी वजह से बीच में कंटिन्यू क्लासेस करवा रहे थे। लेकिन आगे भी क्लासेस जो है ना, महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक है वो सभी जो है विवेक सर साइंस वाले लेंगे। ठीक है। आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का महत्वपूर्ण थ्योरी और इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। इससे आपको एक या दो क्वेश्चन दिखने को जरूर केमिस्ट्री में मिलेगा, इसीलिए इससे हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, जो आप लोगों के लिए जो पेड कोर्स लॉन्च किया गया है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए। लगभग यहाँ पे 170 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं। तो देर मत करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ठीक है ना। सिलेक्शन कोर्स जो आप लोगों के लिए लाया गया है, ये सब आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। इंस्टेंट सॉल्यूशन के साथ आपको स्टडी मटेरियल सारा चीज मिल जाएगा ओनली 399 में। तो देर मत करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ठीक है। सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। आपको ज्वाइन करने का प्रोसेस है, ये अकाउंट नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, जो भी आपको चाहे बैंक के द्वारा किसी माध्यम से पैसा 399 सेंड करना है। और ये जो है कॉलिंग नंबर, इस कॉलिंग नंबर पे आपको जो है उस चीज को जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेंड कर देना है, साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर। तो मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, देर मत कीजिए। सोचते रहिएगा तो सोचते रह जाइएगा, इसीलिए अभी टाइम है, मौका मिल गया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग अब सेशन को मूव ऑन करते हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के बारे में आज हम लोग महत्वपूर्ण थ्योरी देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। आज हम लोग द एंड रेडियो एक्टिविटी का करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। सभी पेड वाले जितने स्टूडेंट हैं अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए, यस यस बोल करके। सभी बच्चे पेड ग्रुप वाले यस यस करके अपना मेजोरिटी दिखा देना है। जैसे आप लोग जो है ना डिस्कशन ग्रुप में जिस तरीका से धमाकेदार तरीका से डिस्कशन करते हो, उसी तरीका से। ठीक है ना। तो और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो सके। ठीक है ना। आपको नए स्टूडेंट को पहले बता दूं, मॉर्निंग में 8 बजे डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लासेस होता है, 2 बजे मैथ का क्लास होता है, शाम को 7 बजे जो होता है टेस्ट होता है। ठीक है ना। ये आपका शेड्यूल है पॉलिटेक्निक का। ठीक है ना। तो सभी बच्चे प्रेजेंट हो चुके हैं। क्लासेस को शुरू किया जाए, बताइएगा। तो चलिए फिर देर किस बात का, क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टीम बना दिया गया है। किसी तरह का फालतू कमेंट आएगा सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसीलिए अपना गलती दोहराने की कोशिश ना कीजिएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कशन कीजिएगा, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है ना। तो ये आपका जो है चॉइस होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं। कुछ हम लोग थ्योरी सबसे पहले देखेंगे रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं धमाकेदार तरीका से, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा, रेडियो सक्रियता, इसी को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। ये जो है ना, हेनरी बेकरेल ने इसको जो है बनाया था, बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इन्होंने क्या किया था कि हेनरी बेकरेल ने यह बताया था कि यूरेनियम और उसके यौगिक में कुछ इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। किसमें किसमें जी? यूरेनियम में और उसके यौगिक में कुछ इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो कि समान तत्वों में नहीं पाए जाते। जनरल जो तत्व है, जनरल एलिमेंट है, उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन यूरेनियम और उसके यौगिक जो है उसमें पाया जाता है।
ठीक है ना, वो क्या पाया जाता है, सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, यूरेनियम से एक प्रकार के अदृश्य किरणें निकलती है। यूरेनियम जो है उससे एक प्रकार का अदृश्य किरणें निकलती है। वो किरणें क्या है, वो सारा चीज देखेंगे। और देखिएगा, कागज को जो है ना, वो चीज जो अदृश्य किरणें जो निकलती है ना, वो कागज को भेदने की क्षमता होती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है वो किरणें। एल्युमिनियम और अबरक जैसे ठोस पदार्थों को आर पार भी कर देती है और गैसों को आयनित कर देती है, तथा जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसाइड आदि को जो है प्रदीप्त कर देती है, ज्वलनशील कर देती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग देख चुके हैं। देखिएगा, 1898 में मैडम क्यूरी तथा स्मिट्स ने बताया था कि थोरियम धातु के लवण में इसी प्रकार की किरणें निकलती है। इन्होंने इस घटना का नाम रेडियो सक्रियता रखा था। इस किरण को रेडियो सक्रिय किरण भी बोलते हैं। जब वो घटना हुआ था, उस घटना को रेडियो सक्रियता बोला जाता है, और जो किरण उससे रे जो निकलती है, उस रे को रेडियो एक्टिव रे बोला जाता है। ठीक है ना, यहां पे अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो वैसा तत्व, वे तत्व जिनमें रेडियो सक्रिय किरणें स्वतः निकलती है, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाती है, तथा ऐसी घटना जो होती है ना, इसको रेडियो सक्रियता घटना कहलाया जाता है। ठीक है ना, और ऐसे डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो मेन पॉइंट जो पूछा जाएगा ना, वो पॉइंट को मैं हाईलाइट करते चलूंगा। ये पॉइंट जो है ना, प्रॉपर्टीज, ये जो है पूछा जाता है, इसको VVA लगा करके हाईलाइट कीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये पॉइंट है जो VVA लगाने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट पूछा गया था वर्ष 2007 के एग्जाम में पूछा गया था कि रेडियो सक्रिय किरणें जो है ना, इसमें जो है 3 किरणें में से जो है ना, कौन का जो है भेदन क्षमता अधिक होता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरी देखेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन इसका देखने वाले हैं, कैसे इससे क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर कैसे जो है क्वेश्चन को यहां से निकालता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। रेडियो सक्रियता किरणें जो है 3 टाइप की किरणें होती है जी। कौन कौन किरणें होती है? पहला होती है अल्फा किरणें, दूसरा होती है बीटा किरणें, तीसरा जो होती है अनदर वन इज गामा किरणें। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे तीनों किरण जो निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन जो एग्जाम में पूछता है वो चीज को देखेंगे। अल्फा किरणें क्या होती है, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, और इन किरणों के कण जो है धनावेशित होते हैं। धनावेशित यानी पॉजिटिव कण होते हैं। ठीक है ना, अल्फा किरणें पॉजिटिव कण होते हैं, धनावेशित होते हैं, तथा ये किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है। और इन किरणों के गुण क्या होता है, यहां पे देखिए प्रॉपर्टी दे रखा है। क्या होता है जी, ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, पूरी लाइफ काम देने वाला ये प्रॉपर्टी। क्या है जी, ये किरणें जो है ना छोटे छोटे कणों से बनी होती है, जिस पर धनावेश होता है, यानी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन होता है। ये कण अल्फा कण कहलाते हैं। क्या कण कहलाते हैं? अल्फा कण कहलाते हैं। इस पर 2 इकाई धनावेश रहता है। इसका भार H परमाणु के भार का 4 गुना होता है, अर्थात हीलियम का नाभिक में H++ आयन होते हैं। ठीक है ना, हीलियम के नाभिक में कभी कभी जो है इसका चार्ज पूछ देता है। ये चीज को देखिए, ये पॉइंट जो है ना VVI पॉइंट है। क्या पॉइंट है जी, ध्यान से देखिएगा। इसका जो है ना, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा है। इसका वेग जो है ना प्रकाश के वेग का 1/10 यानी 1/10वां भाग होता है अल्फा किरण का। ठीक है ना, और इसका द्रव्यमान के कारण इसकी भेदन क्षमता कम होती है। इसकी भेदन क्षमता कम होती है, पॉइंट पूछा गया था 2007 के पॉलिटेक्निक एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसका भेदन क्षमता कम होती है। ये किरण फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है, फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ इस किरणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा जो है ना अधिक होती है। गतिज ऊर्जा जो है अधिक होती है। एक किरणें लिविंग सेल को क्षय करती है। लिविंग सेल जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जीवित कोशिका है, उसको भी प्रभावित करती है, क्षय करती है। ठीक है ना, ये अल्फा किरण का प्रॉपर्टी हुआ, और यहां से क्वेश्चन बनता है।
अब ये बीटा किरण, बीटा आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज रखता है, बीटा किरण नेगेटिव चार्ज रखता है जी, अल्फा किरण पॉजिटिव रखता है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। इन किरणों में प्रत्येक कण नेगेटिव आवेश होते हैं, इसीलिए ये किरण धनावेशित प्लेट को आकर्षित करती है। वो ऋणावेशित प्लेट को आकर्षित करता था, ये धनावेशित प्लेट को आकर्षित करती है। इन किरणों का प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है? एक किरणें नेगेटिव चार्ज सूक्ष्म कणों की बनी होती है, बिल्कुल सही है, ये तो हमको पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। इसको नोट डाउन करके VV लगाइए, ठीक है ना। कितना होता है? इसका वेग जो है प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। इसकी भेदन क्षमता, जिसको पेंट्रेटिंग पावर बोला जाता है, पेंट्रेटिंग पावर अल्फा किरण से 100 गुना अधिक होता है। अल्फा किरण से 100 गुना अधिक होता है, ठीक है ना। कभी कभी सीक्वेंस में भी आपसे पूछ देगा, भेदन क्षमता का एक सीक्वेंस दे देगा 4 ऑप्शन में, अल्फा बीटा गामा को रिलेट करके, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अल्फा किरण का प्रॉपर्टी देख लिया, बीटा किरण का देख लिया, और बीटा किरण को जो होता है अल्फा से ज्यादा होता है पेंट्रेटिंग पावर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमको बोला जा रहा है यहाँ पे कि कम गतिज ऊर्जा होने के कारण इसकी आयन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कम होती है। इसको छोड़िए, ये फोटोग्राफिक प्लेट को कभी प्रभावित नहीं करता, ये पॉइंट को जानना जरूरी है जी। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा ना, फोटोग्राफिक प्लेट को कौन सा प्रभावित करता है, तो अल्फा किरण करता है, बीटा किरण नहीं करता, बीटा किरण नहीं करता। देख सकते हैं डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ सॉरी यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना, अगर रेशियो पूछ देना तो अल्फा किरण का ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये भी करती है, लेकिन उतना नहीं करती। लेकिन आपको जो है ये भी आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा कि जो है ना, ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट का जो है ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते आप चलते हैं, गामा किरण के बारे में देखते हैं। गामा रे जो है ना जी, ये किरणों का कणों पर कोई आवेश चार्ज नहीं होता। अल्फा पे आपको पता चल गया, बीटा पे पता चल गया, गामा पे पता चल गया, गामा पे कुछ भी चार्ज नहीं होता, अतः ये विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। इन किरणों का प्रॉपर्टी देखिए, गामा किरण का प्रॉपर्टी बहुत पूछा गया। ये 1997-98 में भी ये क्वेश्चन इससे पूछा गया था, गामा वाला। देखिए कौन सा है गामा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, देखिए ये वाला, ये पॉइंट पूछा गया था, जिंक सल्फाइड वाला। देखिएगा, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। ये किरणें अत्यंत कम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के इक्वल होता है। ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, इसका वेग जो है ना प्रकाश के वेग का इक्वल होता है, ठीक है। ये जो है पेड वाले ग्रुप में इसका जो है PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें गैसों की आयनित करने की क्षमता कम होती है, गैसों की आयनित करने की क्षमता इसमें कम होती है। फोटोग्राफिक प्लेट तथा जिंक सल्फाइड पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता, ये चीज को ध्यान से देखिएगा, यही चीज मैं बोल रहा था, ठीक है ना। फोटोग्राफिक प्लेट को जो है ना ये इफेक्ट नहीं करती है, सबसे ज्यादा अल्फा किरण करती है, ये किरण नहीं करती है, ठीक है, बहुत कम करती है, मतलब लेस अमाउंट में, ठीक है ना। एक किरणें विद्युत उदासीन होती है और इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसको स्टार मार्क कीजिए 2020 एग्जाम के लिए, 2020 एग्जाम के लिए स्टार मार्क कीजिए जी। डायरेक्ट को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भेदन क्षमता कौन सी किरण की ज्यादा होती है, तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये जीवित ऊतकों का क्षय कर देता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको स्टार मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का कारण देखते हैं कि रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना, वो उसका कारण क्या है। यहां से आपको डायरेक्ट कोबाल्ट 60, कार्बन 14, यूरेनियम 235 से सभी से क्वेश्चन दिखने को मिलता है, इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट को देखना है, टेंशन नहीं लेना है। ध्यान से देखिएगा, किसी तत्वों की परमाणुओं के नाभि का अस्थायी होना रेडियो सक्रियता का कारण होता है। बिल्कुल, किसी नाभि का स्थायित्व उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिन परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात N/P के अनुपात 1 से कम या 1.5 के बीच होता है, उसके नाभिक अस्थायी होते हैं। यहां से उतना क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखने को मिला है, लेकिन यहां से मिला है। नाभिकीय ऊर्जा, कार्बन डेटिंग एंड हाफ लाइफ पीरियड, ध्यान से देखिएगा।
न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? अब किसी भारी परमाणु, जब किसी भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों से बमबारी किया जाता है, कोई भी हैवी पार्टिकल है उसमें जो है ना, उसमें जब किसी भारी परमाणु को हैवी पार्टिकल जो होगा उसके नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से जो है बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो वह नाभिक विखंडित होती है। इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, जब भी किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन या कोई कणों से जो है बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो उसके नाभिक जो है विखंडित होती है। इसके कारण उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में, हायर अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा बोला जाता है। कार्बन डेंटिंग किसको बोलते हैं जी? जब रेडियो सक्रियता समस्थानिक कार्बन 614 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का उपयोग कार्बन युक्त परमाणुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए, कार्बन डेंटिंग किसके लिए? कार्बन युक्त उपयुक्त वस्तुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। यहां से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसी भी कार्बन युक्त वस्तुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? तो कार्बन डेंटिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर निकाल सकता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब इसी विधि को कार्बन डेंटिंग विधि बोलते हैं। इस विधि से मृत पेड़ और जानवरों की आयु का निर्धारण करते हैं। ध्यान से, यहाँ पे तो बोल दिया ना, मृत पेड़ और जानवरों की आयु का जो है ना, इसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, निकाला जाता है। चलिए, अर्ध हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या इसका कैसे निकलता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इससे जो है यूज होता है। ध्यान से देखिएगा, हाफ लाइफ पीरियड जो है ना, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्रव्यमान की आधी मात्रा में विखंडित होने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसी को हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल कहते हैं। उसे टी बाई टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। यह विघटित स्थिरांक के संबंध में रखता है, यानी टी हाफ लाइफ साइकिल बराबर क्या हो गया जी? 0.693 बटा के होता है। ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे काम देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रेडियो एक्टिव सक्रियता समस्थानी का। ये जो है ना मेमोरेबल तथ्य जो है ना, ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। टेंशन नहीं लेना है, यहां से हम लोग को देखना है। चलिए, यहां से हम लोग देखते हैं क्या है जी? रेडियो सक्रिय समस्थानिक के उपयोग। रेडियो सक्रिय समस्थानिक के उपयोग क्या है, वो चीज को देखिए। जब किसी तत्व के वे समस्थानिक परमाणु, जब किसी तत्व के वे समस्थानिक परमाणु जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करती है, रेडियो समस्थानिक कहलाती है। इसका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे चिकित्सा, कृषि, उद्योग तथा युद्ध में किया जाता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का ये पॉइंट उतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आइए, ये जो मेमोरेबल फैक्ट है ना, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट को बताया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या है जी? रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रिय अदृश्य विकिरण के स्वतः उत्सर्जन की एक परिघटना, ये तो पता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस किए। रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना, हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम नामक दो नए तत्वों का खोज किया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि रेडियम और पोलोनियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी पदार्थों का रासायनिक एवं भौतिक अवस्था में स्वतंत्र होता है। रेडियो समस्थानिक एक तत्व का एक ऐसा समस्थानिक होता है जो रेडियो धर्मी होता है। उदाहरण के लिए कार्बन 14 तथा कार्बन 12 का एक रेडियो समस्थानिक है। यूरेनियम के दो समस्थानिक है, कार्बन का 2 गो है, देख सकते कार्बन 14 कार्बन 12। यूरेनियम का भी 2 गो है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238।
ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यूरेनियम के दो समस्थानिक कौन कौन से है, एग्जाम में पूछा जाता है। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 200 यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में विद्युत और शक्ति उत्पादन हेतु किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ज्यादातर यहाँ पे यूज जो किया जाता है ना, वो यूरेनियम का यूरेनियम 235 समस्थानिक का यूज किया जाता है। ये पॉइंट को याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग मृत जंतु या पौधों की आयु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्बन 14 का देख सकते हैं, इसको VV लगाइए, पूछा जाएगा, ठीक है ना। कार्बन 14 एंड कार्बन कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 भी पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ना, कैंसर का निदान और उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कोबाल्ट 60 पूछा जाता है। अब आइए I-131 जो है ना, इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि की क्रिया के निदान में किया जाता है, ठीक है ना। इसको भी याद करना जरूरी है जी। आयोडीन 131 है ना, I-131 का उपयोग जो है ना, ये थायराइड ग्रंथि के लिए उपयोग में किया जाता है। देखिए, कोबाल्ट कार्बन 14 एंड कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन 131, ये तीनों महत्वपूर्ण है। तीनों पॉइंट को VV लगाइए, तीनों महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे आइए, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, इसको VV लगाइए, पूछा जाएगा। जो है ना, स्टंपिंग में कर देता हूं, इसको VV लगाइए, ठीक है ना। ये जो है भेदन क्षमता कम होती है। ये 0.01 mm मोटी एल्युमिनियम की चादर को भी नहीं भेद सकती है। ये जो है ना, इसको भेदन क्षमता इतना कम होता है ना कि 0.01 mm मोटी एल्युमिनियम को भी चादर को नहीं भेद पाती है। चलिए, ये पॉइंट को पता हो गया। तीव्रगामी कणों की बछौर कराकर किसी पदार्थ के स्थायी नाभिक को विघटित करके एक से अधिक नाभिक में परिवर्तित करने की क्रिया को कृत्रिम विखंडन करते हैं। इसको छोड़िए। रेडियो सक्रियता पदार्थ क्या आयु उसकी प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर करती है, इसको छोड़िए। इसको मैनुअल पॉइंट है, वो चीज को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्ध आयु विखंडन स्थिरांक, इसको जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्ध आयु के मान से पता चलता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का नाभिकीय विखंडन धीरे धीरे होता है या तेजी से। ये पॉइंट भी थोड़ा सा हाईलाइट है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। पेड वाले ग्रुप में इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में भी रेडियो सक्रियता समस्थानिक का उपयोग होता है। पृथ्वी की अर्ध आयु 4.5 लेस देन 10 के पावर 12 वर्ष आंकी गई है लगभग, ठीक है ना। कुछ इस तरीका से जो है उसे कार्बन डेंटिंग प्रोसेस के द्वारा जो ना, उसको जो है ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था दोस्तों, ये रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव के बारे में था। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग देख चुके हैं। पेड वाले ग्रुप में इसका जो है ना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आइए हम लोग इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, इससे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है, वो चीज को देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन बनाने के लिए सभी लोग रेडी हो गए हैं, तो आइए देखिएगा यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है एक परमाणु के एक अल्फा कण से निकलने के पश्चात शेष परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। शेष परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कैसे निकलेगा जी, डायरेक्ट निकाल दीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा, 235 238 माइनस 92 हो जाएगा, यानी 8 में से 2 गया क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया क्या होगा जी, ध्यान से देखिएगा। 238 माइनस 92 अभी करना थोड़ी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बोला जा रहा है ना, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं अल्फा कण के निकलने के पश्चात जो शेष बचा हुआ परमाणु है ना, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो अल्फा कण जब निकलेगा, अल्फा कण के निकल जाने के बाद परमाणु की संख्या में जो है ना 2 की कमी आ जाएगा, और द्रव्यमान की संख्या में जो है 4 की कमी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया। यहां से आइए, परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाएगा, 4 की कमी हो जाता है, और परमाणु संख्या में 2 की कमी। द्रव्यमान संख्या यानी 238 में 4 की कमी हो जाएगा, यानी 234 हो जाएगा। और परमाणु संख्या में क्या कमी होता है, 2 की कमी होता है, यानी 92 माइनस 2 हो जाएगा, 92 माइनस 2 यानी 90 हो जाएगा, 90। अब शेष बचा हुआ परमाणु का निकालना है, शेष बचा हुआ परमाणु का निकालना है, शेष बचा हुआ परमाणु का निकालना है, परमाणु का
परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। शेष बचा हुआ परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो क्या हो गया 234, 234 बच गया माइनस 90, 234 माइनस 90 कर दीजिएगा तो 144 आ जाएगा। 144 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है जी, हाँ ये चीज का देखिए, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये जो है ना एग्जामिनर जरूर पूछता है कि रेडियम की अर्ध आयु 1580 वर्ष है तो इसकी औसत आयु क्या होगा। औसत आयु क्या होगा, रेडियम की अर्ध आयु 1580 वर्ष है तो इसका औसत आयु क्या होगा। मैं ऑलरेडी यही फॉर्मूला बताया था, क्या होता है जी, रेडियम की अर्ध आयु यानी T1/2 बराबर क्या दे रखा है, T1/2 बराबर कितना होता है 0.693 गुने औसत आयु होता है, औसत आयु होता है, औसत आयु होता है। तो औसत आयु क्या हो जाएगा, औसत आयु क्या हो जाएगा जी, औसत आयु हो जाएगा T½ यानी T½ बटा में 0.693 हो जाएगा। 0.693 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो T½ कितना दे रखा है, रेडियम के अर्ध आयु कितना दे रखा है 1580 दे रखा है, बटा में 0.693 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो लगभग 2289.9 वर्ष आएगा, 2289.9 वर्ष आएगा, ठीक है ना, 2289.9 वर्ष आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इसकी औसत आयु, ये तो औसत आयु हम लोग निकाल दिए हैं, लेकिन यहां पे जब विखंडन स्थिरांक होता है ना, विखंडन स्थिरांक को हम लोग क्या से डिनोट करने के लिए सीखे हैं, गामा ऐसे डिनोट करने के लिए सीखे हैं लैम्डा से, तो यानी विखंडन स्थिरांक, विखंडन स्थिरांक ये बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 1/1 औसत आयु हो जाएगा, 1/ औसत आयु हो जाएगा। औसत आयु यानी 1/ में होगा, ठीक है ना, 2289.9 होगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे मैं पेड वाले ग्रुप में इसका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसको आइए, कार्बन 14 के अर्ध आयु क्या होता है जी, कार्बन 14 के अभी मैं बताया था, कार्बन 14 के अर्ध आयु 5760 वर्ष होता है। कितना, 5760 वर्ष होता है कार्बन 14 की अर्ध आयु, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कार्बन 14 के अर्ध आयु क्या होता है, 5760 होता है, 5760 कार्बन 14 की अर्ध आयु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, ये क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। आयन क्षमता कौन से किरण की सबसे अधिक होती है, तो आपका आंसर होगा अल्फा किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, अल्फा बीटा गामा में कंफ्यूज रहते हैं। आयन क्षमता अगर बोले तो अल्फा किरण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब भेदन क्षमता बोले तो आपका आंसर होगा कौन सा, गामा किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, ध्यान से देखिएगा। जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है। अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है ना, तब आवर्त तालिका में 2 स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है। याद कर लीजिएगा, आवर्त तालिका में 2 स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है जब अल्फा का कण उत्सर्जित होता है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो न्यूमेरिकल टाइप के था उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था। चलिए इसको भी बनाइएगा। एक्स ये जो है, इसके द्वारा रेडियो सक्रियता के दौरान अल्फा कणों को उत्सर्जन किया जाता है तो नया रासायनिक द्रव्य होना चाहिए। नया रासायनिक द्रव्य क्या होना चाहिए जी, नया रासायनिक द्रव्य क्या होना चाहिए,
नया रासायनिक द्रव्य जो होना चाहिए ना, क्या बोला जा रहा है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताया ना, सेम वही क्वेश्चन है। इसके द्वारा रेडियो सक्रियता के दौरान अल्फा कण जो क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है ना, तो क्या होता है, ऊपर में जो है ना द्रव्यमान संख्या 4 माइनस हो जाता है, परमाणु संख्या 2 माइनस होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वाई 238 माइनस 4 कीजिएगा तो 234 हो जाएगा, और 92 माइनस 2 कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन जी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे जो बोला जा रहा है वो है हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसमें नाभिक में, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, वो क्या कहलाता है। इसको वीवे लगा कर स्टार मार्क कीजिए। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसमें, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है ना वो जो होता है ड्यूट्रियम में होता है। कौन सा, ड्यूट्रियम उसको बोला जाता है। कौन सा जी, ड्यूट्रियम, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूट्रियम, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम समस्थानिक जिसमें, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ना, वो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, वो चीज को समझिए। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था, आपको बताना है। चलो बताइएगा, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था। ये किया था बेकरल, हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। शुरू में ही हमने देखा हेनरी बेकरल, हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था जी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वीडियो को सब लोग लाइक कीजिएगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर यूरेनियम जिसका द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाया जाता है वो कौन सा है। द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में कौन सा पाया जाता है जी, यूरेनियम 235 नहीं 36, आइसोटोप, आइसोटोप तो 238 पाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 238, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यही सब क्वेश्चन आपसे रेडियो सक्रियता से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी करवाया गया, अभी जस्ट थ्योरी में हमने करवाया, विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव नहीं करता, वो कौन सा है जी, वो आपका गामा किरण है। गामा किरण में कोई विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। हाँ यही सब क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछा जाता है। आयनकारी क्षमता सबसे अधिक किसमें, आयन क्षमता सबसे अधिक किसमें है जी, आयन क्षमता अल्फा कणों में है। आयन क्षमता किसमें है, अल्फा कणों में। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भेदन क्षमता गामा किरण में होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन को समझिए। यूरेनियम 238 बान में है ना, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होगा। अभी मैंने ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वीवे लगाइए। डायरेक्ट आपसे पूछेगा एक अल्फा कण जो है ना उत्सर्जित हो रहा है तो उसमें क्या बचेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने किया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, द्रव्यमान संख्या ना, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाता है, परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाता है, यानी 238 है तो 200 क्या हो जाएगा, 234 हो जाएगा। 238 माइनस 4 हो जाएगा और 92 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 238 माइनस 234 हो जाएगा और 92 माइनस यानी 90 हो जाएगा, यानी 90 234 है क्या कहीं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो चीज को देखिए। चलिए आ गया, इस क्वेश्चन को देखिए। परमाणु खोज का मुख्य तत्व कौन सा है, परमाणु खोज का मुख्य तत्व कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु खोज का मुख्य तत्व कौन सा है जी, सबसे फर्स्ट में बताया था परमाणु खोज का मुख्य तत्व जो होगा ना, परमाणु खोज का जो मुख्य तत्व होगा वो होगा यूरेनियम। यूरेनियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए ये भी बिहार पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको बनाइएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी, 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत अंश रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। एक अर्ध आयु के पश्चात तत्व का शेष अंक क्या हो जाता है जी, 1/2 हो जाता है, हाफ भाग हो जाता है। और 3 अर्ध आयु है ना, 3 अर्ध आयु के बाद क्या शेष बचेगा, 3 अर्ध आयु, 3 अर्ध आयु, 3 अर्ध आयु, 3 अर्ध आयु के बाद शेष जो बचेगा, शेष जो बचेगा, शेष भाग जो बचेगा ना, शेष भाग जो बचेगा वो बचेगा 1/2 के पावर 3 बार है ना, तो क्यूब हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो ये प्रतिशत बोला जा रहा है ना, प्रतिशत गुने यानी 100 कर दीजिए, 100 यानी कहने का मतलब एक 12.5%, 12.5% यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक अर्ध आयु के पश्चात शेष भाग जो बचता है 1/2 बचता है। यहाँ पे एक अर्ध आयु, एक अर्ध आयु, एक अर्ध आयु, एक अर्ध आयु के पश्चात एक अर्ध आयु के पश्चात शेष भाग, शेष जो भाग बचेगा, शेष भाग जो बचेगा वो बचेगा 1/2। तो डायरेक्ट यहां से ऐसे हम लोग निकाल देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इसका पीडीएफ जो है पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। परमाणु भट्टी का ईंधन क्या है जी, अगर आप यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए परमाणु भट्टी में क्या ईंधन यूज किया जाता है, वो ईंधन यूज किया जाता है यूरेनियम। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्फा कण कौन सा है, निम्नलिखित में से अल्फा कण कौन सा है। अल्फा कण जो है ना हीलियम के पावर +2 आयन होता है, डबल आयन होता है, ठीक है ना। अल्फा कण जो है हीलियम +2 आयन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, वो चीज को देखिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, किसी परमाणु के बीटा कण का उत्सर्जन का अर्थ क्या है। किसी भी परमाणु के बीटा कण का मेन उत्सर्जन क्या है। किसी भी परमाणु के बीटा कण का उत्सर्जन का अर्थ है नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना किसी भी परमाणु में बीटा कण उत्सर्जन का मेन अर्थ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आज का सेशन यहीं पे द एंड होता है। हम लोग थ्योरी भी देख चुके हैं प्लस न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल वही 2 क्वेश्चन जो है ना, 2 टाइप का न्यूमेरिकल यहां इससे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू भी देख लिए हैं, ठीक है ना। आज डेट कौन सा है जी, 8/6/2020 है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी का द एंड हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में दिखने को अक्सर मिलता था, इसीलिए आप लोग को ये जो है टॉपिक कंप्लीट करवाना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो हम लोग ये टॉपिक को द एंड आज हम लोग कर चुके हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। ओनली 399 रुपया में आपको जो है सिलेक्शन कोर्स जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। देख सकते हैं क्या बेनिफिट आप लोग को होने वाला है, देख सकते हैं सारा जो है इन लोग को स्टडी मटेरियल के साथ पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाता है। जो भी क्लास होता है ओनली 399 रुपया में आपको इस अकाउंट नंबर पे पे करना है। और अकाउंट नंबर पे करने के बाद ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और जो है कॉलिंग नंबर, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट प्रूफ का सेंड करना है नाम के साथ में, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी क्लासेज जो है ऑन टाइम चल रहा है, जैसे चल रहा है। 2 बजे जो है मैथ क्लासेस हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, तो सभी लोग 2 बजे सभी को आना जरूर है, ठीक है। सभी बच्चे प्रेजेंट होइएगा 2 बजे। मेंसुरेशन का क्लास हम लोग देखने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि मेंसुरेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।